हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और जैसा कि आपको पता है जो एनसीएल में हेम ऑपरेटर की वैकेंसीज आई हुई हैं, उसका जो एग्ज़ाम डेट है 29 नवंबर को उसका एग्ज़ाम होना है। तो उसी के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, इस बार सिलेबस में जो नया पार्ट जोड़ा गया है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, उसी को लेकर जो हमारा ये क्लासेस जो हैं वो चल रही हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 9, ठीक है। इसके पहले हमारे जो 8 लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने इंजन के बारे में 4 स्ट्रोक इंजन, 2 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक डीजल पेट्रोल इंजन, ब्रेकिंग सिस्टम को पढ़ लिया है और हमारा कूलिंग सिस्टम का टॉपिक चल रहा है, जो कि आज क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद हमारा क्या बचेगा, सस्पेंशन सिस्टम और क्लच का जो अरेंजमेंट है वो हमारा बचेगा। तो मैंने आपसे पहले कहा था 12 से 15 लेक्चर में जो हमारा कोर्स है ये एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन का ये ख़त्म हो जाएगा। तो वो मैं आपको ख़त्म कर दूंगा, आपका भरोसा टूटेगा नहीं, ठीक है। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप पुराने वीडियोस देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप शुरू से सभी क्लासेस देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से समझ में आएंगी। तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा एनसीएल हेम ऑपरेटर कोर्स के नाम से। तो वहाँ पर अभी जितने प्रीवियस लेक्चर्स हुए हैं, 8 लेक्चर्स हो चुके हैं और 2 हमारा एमसीक्यू सेशन यानी कि प्रश्नों का सेशन हो चुका है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 500 सेलेक्टेड क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है, ठीक है, 500 जो प्रश्न है वो मैंने टाइप होने के लिए दे दिए हैं एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन से, ठीक है। यानी कि जो ये हमारा टॉपिक है इससे 500 प्रश्न सेलेक्टेड प्रश्न है जो कि आपसे मतलब एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि 500 प्रश्नों को अगर आप करते हैं तो आप वो प्रश्न इस तरह के मैंने सेलेक्ट किए हैं कि अगर आप एक प्रश्न करते हैं तो उससे आपके 2 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट वाइज जो है प्रश्न रहेंगे। तो इस अगर 500 प्रश्नों की पीडीएफ मैंने टाइप होने के लिए दे दी है 3 से 4 दिन के अंदर, यानी कि आप मान लीजिए आज 22 अक्टूबर है तो 25 से 26 अक्टूबर तक आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और तब तक हमारा ये जो कोर्स है ये भी ख़त्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको प्रश्नों के लिए परेशान नहीं होना है, बस अभी क्लासेस अटेंड करते रहिए। जो अगर आप कहीं से आपको प्रश्न मिल रहे हैं करते रहिए और जब ये 500 प्रश्नों की पीडीएफ आएगी तो मैं आपको दे दूंगा, तो आपका सभी जो है टोटल तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए यहाँ पे जो कूलिंग सिस्टम है इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया है। कूलिंग सिस्टम में 2 तरह का सिस्टम होता है, पहला होता है एयर कूलिंग सिस्टम, दूसरा होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। तो एयर कूलिंग सिस्टम को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है और हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, किस फार्मूले से हम लोग उसकी गणना करेंगे, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर कूलिंग सिस्टम के बारे में और यहाँ से लगभग 25 से 30 प्रश्न जो है आपके बनते हैं। ये आप मत सोचिएगा कि 25 से 30 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, यानी कि जो पूरा टॉपिक है ये वाटर कूलिंग सिस्टम का, यहाँ से लगभग 25 से 30 प्रश्न बनते हैं। अब आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जो वाटर कूलिंग की विधि है, 2 तरह की विधि होती है। कौन कौन सा, पहला है थर्मोसाइफन, ठीक है, ध्यान से समझिएगा और फिगर आप अगर बनाते रहिए अगर आपको समय हो तो। थर्मोसाइफन विधि, दूसरा क्या है, पंप विधि, ठीक है, पंप विधि। पहला है थर्मोसाइफन, दूसरा है पंप। अब देखिए थर्मोसाइफन क्या होता है, तो यहाँ पे ये पंप विधि वाला जो है फिगर मैंने बनाया हुआ है। मैं आपको छोटा सा एक थर्मोसाइफन का फिगर यहाँ पे बना के दिखाता हूँ कि पहला क्या मेथड है, थर्मोसाइफन मेथड वाटर कूलिंग का, दूसरा क्या है, पंप मेथड। अब देखिए थर्मोसाइफन में क्या होता है, इस तरह का इसी तरह का फिगर रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए अलग क्या रहेगा, ठीक है। ठीक है, देखिए फिगर लगभग आपको उसी तरह का लगेगा, लेकिन छोटे छोटे इसमें क्या रहेंगे, छोटे छोटे चेंजेस रहेंगे। पहली बात तो देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि थर्मोसाइफन।
और दूसरा क्या है, पंप मेथड। यानी कि पंप वाले मेथड में एक हम क्या करेंगे, पंप का यूज करेंगे, ठीक है, जबकि थर्मोसाइफन मेथड में किसी भी तरह के पंप का उपयोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, इस फिगर को ध्यान से समझिएगा। पहला हेडिंग डाल लीजिएगा थर्मोसाइफन मेथड, और उसमें ये फिगर आप बना लीजिएगा, और उसके बाद अब इसको समझिए। ये हमारा जो पार्ट है पूरा, ये क्या है, वाटर जैकेट। वाटर जैकेट, ये चारों तरफ क्या है, वाटर जैकेट है, और इसके बीच में हमारा सिलेंडर है, और सिलेंडर के अंदर क्या है, पिस्टन है। ये हमारा क्या है, ये है क्रैंक केस, ठीक है। ये हमारा क्या है, रेडिएटर, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, नॉर्मली इस थर्मोसाइफन जो सिस्टम है इसमें होता क्या है। देखिए पानी हमारा क्या है, वाटर जैकेट में भरा रहता है। जैसे जैसे क्या करता है, इंजन चलता है, वैसे वैसे क्या करेगा, पानी क्या करेगा, जो इस सिलेंडर है उसमें, उससे क्या करेगा, उष्मा को अवशोषित करेगा। और जब उष्मा को पानी अवशोषित करता है तो क्या होता है, गर्म हो जाता है। और जब पानी गर्म हो जाता है तो उसका घनत्व तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आप इसको अपनी भाषा में लिख भी सकते हैं, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ, आप इसको अपनी भाषा में लिखिए। देखिए यहाँ पे क्या है, वाटर जैकेट है, वाटर जैकेट में है पानी। अब जब जैसे जैसे हमारा इंजन चलता जाएगा, इंजन क्या होगा, हीट होगा, पानी क्या करेगा, उस उष्मा को अवशोषित करेगा। और जब उस उष्मा को अवशोषित करेगा तो गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और जब टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा तो उसका जो घनत्व है, ठीक है, घनत्व, घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। डेंसिटी उसका जब कम हो जाएगा, डेंसिटी कम होगा तो यहाँ से जो है गर्म पानी क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। भाई घनत्व तो कम है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो ऊपर जब जाएगा तो पानी यहाँ से इस पाइप से कहाँ पे चला आएगा, रेडिएटर में चला आएगा। और रेडिएटर में क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ठंडा होकर जो ठंडा पानी है वो यहाँ से फिर से स्वतः, इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि इसमें किसी पंप की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि बहुत ही हल्का ढलान नुमा चीज़ें जो है बना देते हैं। और जब ठंडा पानी आता है तो ठंडा पानी यहाँ से जो है फिर यहाँ पे वाटर जैकेट में चला आता है। और वाटर जैकेट में क्या होगा, फिर गर्म पानी गर्म होगा, और यहाँ से जो है फिर आएगा रेडिएटर में। रेडिएटर क्या करेगा, इस गर्म पानी को ठंडा करने का काम करेगा, और फिर ठंडे पानी को यहाँ से वाटर जैकेट में भेज देगा। अब देखिए थर्मोसाइफन जो विधि है वो क्या है, अधिक उपयोगी नहीं है, या इसको प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि भैया पानी को हम गर्म होने का इंतजार करेंगे कि बहुत ज़्यादा गर्म हो, तब उसका घनत्व तो कम हो, तब वो यहाँ से आए रेडिएटर में, फिर रेडिएटर से ठंडा हो, और फिर आए वाटर जैकेट में। तो जो थर्मोसाइफन की विधि है वो क्या है, बहुत ही कम दक्षता वाली है। यानी कि इसकी जो इफ़िशियंसी है वो क्या है, बहुत ही कम है, और बहुत ही छोटे वाहनों में इसको उपयोग किया जा सकता है, बाकी इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इस तरह का जो है सिस्टम होता है, जहाँ पे ना कोई पंप होता है, ना कोई थर्मोस्टेट वाल्व होता है। फैन भी अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो इसमें फैन भी नहीं होता है। इसलिए ये विधि क्या होती है, इसलिए ये विधि कम दक्षता वाली होती है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि बहुत सिंपल चीज़ें हैं, प्रश्न यहाँ से कहाँ से बनेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं लास्ट में आपको महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो आपको लिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 25 से 30 प्रश्न जो है यहाँ से बनने की पूरी संभावना रहती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब जो दूसरा मेथड है वो हमारा क्या है, पंप विधि। पंप विधि ये आपके लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे वही सिस्टम है, ये हमारा क्या है, वाटर जैकेट। अब इसको ध्यान से आप ये वाला फिगर बनाइएगा। वाटर जैकेट है हमारा यहाँ पे, ये हमारा सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, यानी कि इंजन का जो सिलेंडर पिस्टन है, सभी चीज़ें आपको पता हो गई होंगी अब तक। ये हमारा क्या है, क्रैंक केस, जिसमें क्रैंक, कैम शाफ्ट, ये सभी चीज़ें जो है इसमें बंद रहती हैं। ये वाला है, ये हमारा पंप है, ठीक है। ये क्या है, ये है रेडिएटर। ये है हमारा रेडिएटर फैन। ये वाला जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, ओवरहेड टैंक। ओवरहेड टैंक, इसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्टेट वाल्व।
थर्मोस्टेट वाल्व। ठीक है, तो लगभग जो है कुल इतनी चीजें रहती हैं हमारी जो पंप अरेंजमेंट होता है उसमें। ठीक है, अब देखिए यहाँ से होता क्या है कि जो हमारा पंप रहता है वो क्या करता है, पूरे जो हमारे सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के बाहर जो वाटर जैकेट है उसके अंदर फोर्स लगा के क्या करता है, वाटर को सर्कुलेट कराने का काम करता है। अब ध्यान से समझिएगा, हम अपनी साइकिल कहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ये पूरा जो सिलेंडर है, सिलेंडर के चारों तरफ क्या बनी हुई है, वाटर जैकेट बनी हुई है। अब यहाँ पे जब ये पानी यहाँ पे गर्म होगा, देखिए रेड से दिखाया गया है, जो ये गर्म पानी है इसको क्या दिखाया गया है, रेड से दिखाया गया है। पानी यहाँ से गर्म होगा क्योंकि यहाँ से पंप का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो गर्म पानी को क्या करेगा, पंप यहाँ से खींचेगा, तो फिर यहाँ से ठंडे पानी को देगा। तो पानी यहाँ से जब खींच रहा है तो ये पानी यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले, और यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, थर्मोस्टेट वाल्व लगा हुआ है। अब थर्मोस्टेट वाल्व का फंक्शन समझिए, यहाँ पे आप लिखिए थर्मोस्टेट वाल्व। ठीक है, तो मैंने आपको कल एक पॉइंट लिखाया था महत्वपूर्ण बिंदु में कि इंजन को सही तरीके से काम करने के लिए कितने डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होना चाहिए। तो कितने डिग्री मैंने आपको बताया था, 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि सिलेंडर के अंदर जो है तापमान होना चाहिए, इतना जो है सिलेंडर को इंजन को अच्छे से काम करने के लिए। अगर हम इससे कम तापमान भी कर देते हैं तो हमारी इंजन की एफिशिएंसी है कम हो जाएगी और हो सकता है हमारा इंजन स्टार्ट ही ना हो। तो अब देखिए होगा क्या, जब मान लीजिए हमारे पास एक कार है, डीजल इंजन की कार है, जब हम कार तुरंत स्टार्ट करेंगे तो क्या तुरंत इसका टेम्परेचर जो है 100, 200, 300 पहुंच जाएगा कि हम तुरंत इसको जो यहाँ से पानी सर्कुलेट हो रहा है तुरंत इसको ठंडा करने लगेंगे? नहीं, कार भैया जब कुछ दूर चलेगी तब जाके सिलेंडर जो है हमारा उस तरीके से गर्म होगा कि उस पानी को हमको ठंडा करने की आवश्यकता जो है पड़ेगी। शुरू में क्या होता है, जब तुरंत हम कार स्टार्ट करते हैं तो हमको पानी को ठंडा करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो यहाँ पे थर्मोस्टेट वाल्व का एक फंक्शन होता है कि अगर पानी का तापमान क्या होता है 80 डिग्री से अधिक, यहाँ पे मैं पूरा लिख ही देता हूँ। ठीक है, पानी का तापमान 80 डिग्री, अब कहीं कहीं बुक में आपको 75 मिलेगा, कहीं 77 मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। 80 के आसपास जो हो उसी पे क्या कर देना है, अगर प्रश्न पूछे तो आपको उसी ऑप्शन पे टिक कर देना है। पानी का तापमान 80 डिग्री से अधिक होने पर ही उसे रेडिएटर में भेजता है, रेडिएटर में भेजता है। यदि पानी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो बाईपास वे के द्वारा उसे पुनः वाटर जैकेट में भेज देता है, वाटर जैकेट में भेज देता है। ठीक है, ये समझिए, ये वाला जो हमारा रास्ता है ये क्या है, ये है बाईपास वे। ठीक है, बाईपास वे। तो अगर देखिए हमारा इंजन चलते चलते अगर पानी का तापमान 80 डिग्री से अधिक हो गया तो उस पानी को ठंडा करने के लिए क्या कर देता है, रेडिएटर में भेज देता है। देखिए जो भी मैं फिगर बनाता हूँ उसको आप बहुत ध्यान से देखा करिए कि कौन सा प्रोसेस कैसे हो रहा है और कौन सी चीज़ जो है कहाँ लगी हुई है, क्योंकि ऑपरेटर का एग्जाम है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसके अंदर वो किस साइकिल पे काम करता है, किस उस पे, ये सब आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछता है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर लगी हुई है और उसका काम क्या है। तो फिगर को बहुत ध्यान से देखा करिए, बहुत ध्यान से समझा करिए। तो यहाँ पे क्या करता है, 80 डिग्री से अधिक होगा तो कहाँ भेज देगा, रेडिएटर में भेज देगा उस पानी को ठंडा करने के लिए। और अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो उस पानी को पुनः, यानी कि रेडिएटर में नहीं जाएगा ठंडा होने के लिए,
पुनः इस रास्ते से जो है कहाँ पे चलाएगा, पुनः इस रास्ते से चलाएगा वाटर जैकेट में। क्योंकि अगर हमारा टेम्परेचर कम है, 50 डिग्री ही है, और फिर इस पानी को ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, हमारे जो सिलेंडर का तापमान है वो कम हो जाएगा, तो हमारा सिलेंडर जो इंजन है सही से काम नहीं करेगा। जबकि मैंने आपको बताया कि 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग तापमान होना चाहिए। और अगर 80 डिग्री से अधिक है तो रेडिएटर में चला आएगा। अब देखिए रेडिएटर में यहाँ एक फैन लगा होता है। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है कि देखिए ये फैन जो है ये आगे से पीछे की तरफ हवा को खींचता है, ना कि रेडिएटर के ऊपर हवा को देता है। क्योंकि हवा को अगर रेडिएटर के ऊपर हवा ये देगा, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हवा देगा तो यहाँ पे क्या होता है, पतली पतली पट्टियाँ लगी होती हैं। हवा क्या करेगी, हवा उससे सही से पास नहीं कर पाएगी। जबकि क्या करेगा, अगर ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, हवा को खींचता है। देखिए हवा को जो खींचने वाले फैन होते हैं उन्हें बोलते हैं इंड्यूस्ड फैन, ठीक है, या इंडक्शन फैन। इंड्यूस्ड फैन जो हवा को क्या करते हैं, खींचते हैं, और जो हवा को देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फोर्स फैन। जैसे आप लोग भवन वगैरह में जाते होंगे, बिल्डिंग वगैरह, तो एग्जॉस्ट फैन लगा होता है। तो एग्जॉस्ट फैन क्या करता है, अंदर से जो गर्म हवा को बाहर खींचता है। उसी तरीके से ये जो हवा, ये जो यहाँ पे रेडिएटर फैन लगा होता है, ये जैसे कार में लगा है तो बाहर से क्या करता है, बाहर से हवा को खींचता है, जिससे जो प्रॉपर हवा का सर्कुलेशन है इन पत्तियों में हो पाता है। इन पत्तियों के बीच में ही क्या लगी रहती है, ट्यूब लगी रहती है, जिससे हमारा पानी आता है। और यहाँ पे पत्तियों को लगाने से सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मैंने आपको कल पूरा फार्मूला सिद्ध करके दिखाया था कि अगर सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा तो हमारा जो हीट ट्रांसफ़र है वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे फैन याद रखना है कि कौन सा फैन होता है, इंड्यूस्ड टाइप फैन होता है। आप यहाँ पे लिख लीजिए इंड्यूस्ड टाइप फैन। और फिर यहाँ से पानी ठंडा होकर जो है यहाँ पे चला आता है पंप की सहायता से। अब यहाँ पे जो अगला है ये क्या है, ओवरहेड टैंक, इसका का उपयोग होता है। अब देखिए पानी जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो क्या होता है, फैलता है। और अगर हम इस पूरे पैकेज को पूरा लॉक कर देंगे तो जब अगर हमारा इंजन ओवर हीट हो जाएगा, पानी भी हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो पानी फैलेगा, तो यहाँ पे उसको फैलने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, तो रेडिएटर को क्या कर देगा, फाड़ देगा और लीकेज होने लगेगा हमारा, कहाँ से, रेडिएटर से। इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या देते हैं, एक ओवरहेड टैंक। जब पानी बहुत गर्म होकर क्या करना चाहे, अगर फैलना चाहे, तो यहाँ पे इस ओवरहेड टैंक के माध्यम से इस जो टैंक है यहाँ पे एकत्रित हो जाता है, और जब फिर ठंडा होता है तो फिर यहाँ से रेडिएटर में चला आता है। तो ये काम होता है ओवरहेड टैंक का। तो ये जो पूरा प्रक्रम होता है ये होता है वाटर कूलिंग सिस्टम। अब आप कहेंगे भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन प्रश्न कैसे पूछेगा। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न कैसे जो है पूछता है। देखिए पहला प्रश्न है, मैं लिखता भी चलता हूँ, आप हेडिंग डाल लीजिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, अभी फिगर भी मैं रेज कर दूंगा, तो अगर आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछता है कि इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है। इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन आपको दे दिया क्या, कंडक्शन। कंडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संचरण। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, संवहन। तीसरा ऑप्शन आपको क्या दे दिया, रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, विकिरण। ठीक है, तो आप बताइए कि जो यहाँ से उष्मा को यह स्थानांतरित कर रहा है, हवा को या जहाँ जिसको भी, पानी यहाँ से क्या कर रहा है, उष्मा को स्थानांतरित कर रहा है ना, तभी तो यहाँ से ठंडा होके आ रहा है। तो किस माध्यम से ये पानी को जो है ट्रांसफ़र कर रहा है, तो कौन सा जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि कन्वेक्शन, यानी कि संवहन। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो पानी वगैरह में हीट का ट्रांसफ़र होता है कैसे होता है, कन्वेक्शन के माध्यम से।
अगर कोई रॉड है, जैसे लोहे की रॉड है, उसमें किस तरीके से होता है, कंडक्शन के माध्यम से। और गैसों में कैसे होता है, विकिरण के माध्यम से। विकिरण का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे ठंडी आने वाली है, ठंडी में आप क्या करेंगे, आग जलाएंगे, तो आग यहाँ पे नीचे जल रही है और आप ऐसे हाथ करके उसको सेक रहे हैं, तो क्या वहाँ पे आप किसी माध्यम का उपयोग करते हैं, नहीं। सूर्य से जो किरणें आती हैं, जो गर्मी आती है, कैसे माध्यम से आती है, विकिरण के माध्यम से। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है, तो इंजन रेडिएटर में जो ताप का संचरण है वो कन्वेक्शन के माध्यम से, यानी कि संवहन के माध्यम से होता है। दूसरा प्रश्न क्या है, थर्मोस्टेट वाल्व, यह भी मैंने बताया, थर्मोस्टेट वाल्व कितने डिग्री से कम पानी को, कितने डिग्री कम तापमान से पानी को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता है, अपने अंदर से नहीं गुजरने देता है। तो कितने डिग्री, 80 डिग्री। अब कहीं आपको 77 डिग्री दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं 75 दिया है तो कंफ्यूज मत होइएगा, यानी कि 70 से 80 के ऑप्शन जो बीच में रहेगा उसको आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो इससे कम अगर तापमान रहेगा तो अपने अंदर से नहीं गुजरने देगा। कहाँ से कर देगा, यहाँ से बाईपास कर देगा और फिर हमारा वाटर जैकेट में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न आइए देखते हैं। ठीक है, अभी इन सभी चीज़ों को मैं इरेज कर देता हूँ, फिगर वगैरह। अगला प्रश्न देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपने हेडिंग डाल लिया है कि नहीं, तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर इन सभी चीज़ों को लिखेगा। और एक नोट्स अगर नहीं बना रहे हैं तो अब भी समय है, अब भी नोट्स बना लीजिए, क्योंकि एग्जाम समय में आपको रिवीजन करने में जो है काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगला है तीसरा पॉइंट। देखिए क्या है, तीसरा पॉइंट है कि वाटर जैकेट बना होता है। वाटर जैकेट कहाँ पर बना होता है, तो वाटर जैकेट कहाँ पर बना होता है, सिलेंडर ब्लॉक पर बना होता है। सिलेंडर का जो ब्लॉक होता है वहीं पे हमारा क्या होता है, वहीं पे हमारा वाटर जैकेट बना होता है। तो तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए, वाटर जैकेट बना होता है। कहाँ पर बना होता है, सिलेंडर ब्लॉक पर। वाटर जैकेट कहाँ बना होता है, सिलेंडर ब्लॉक पर। देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट्स को लिख लिया है ताकि समय जो है कम लगे। तो वाटर जैकेट बना होता है सिलेंडर ब्लॉक पर, इस आपने समझ ही लिया। चौथा जो पॉइंट क्या है कि प्रयोग में आने वाले जमाव रोधी पदार्थ। जमाव रोधी पदार्थ मतलब एंटी फ्रेज जो है मटेरियल। अब देखिए, जब पानी को हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग के लिए प्रयोग करते हैं, तो ठंडे क्षेत्रों में जैसे आप जाएंगे यूरोप वगैरह में, या अगर आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर में चले गए, तो वहाँ पे क्या होता है, बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा, जो टेम्परेचर होता है माइनस में होता है। तो माइनस में होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा वाटर क्या होता है, जम जाता है। तो इसी तरीके से आपका जो अंदर है रेडिएटर वगैरह में जो पानी भरा है वो भी क्या हो जाएगा, जम जाएगा। और सबसे पहली बात, जम जाएगा तो जम जाएगा, कूलिंग नहीं हो गई। लेकिन उससे दूसरी बात क्या है कि जब पानी जमता है तो क्या होता है, उसका आयतन बढ़ता है। जैसे अगर आप लोगों ने फ्रिज में कभी क्या किया होगा, शुरू में फ्रिज आता है तो हम लोग को नहीं पता रहता है, तो बोतल क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से भर के हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं। तो वहाँ पे जब पूरी तरीके से अगर हमारा बॉटल भरा हुआ है, उसके बाद जब वो जमता है तो उसके पानी के आयतन में क्या होता है, प्रसार होता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, बोतल हमारी जो है फट जाती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा, अगर अंदर का पानी जो रेडिएटर के ट्यूब्स हैं उसमें भी पानी भरा हुआ है, पूरा वाटर जैकेट में पानी भरा हुआ है, अगर वो जम जाएगा तो उसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, और हमारा जो है रेडिएटर की पाइप वगैरह है फट जाएंगी। तो पानी को जमने से बचाने के लिए उसमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं जमाव रोधी पदार्थ या एंटी फ्रेज मटेरियल। तो ये आपसे प्रश्न पूछता है कि वो पदार्थ जो है कौन कौन से होते हैं। तो आप इसमें लिख लीजिए वुड एल्कोहल, ठीक है, जिसकी वजह से पानी हमारा जमता नहीं है। अगला क्या है, ग्लिसरीन, ठीक है। तीसरा आप लिखिए एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो ये 3 पदार्थ हैं, आगे और भी आएंगे तो मैं आपको जो है लिखा दूंगा, ठीक है।
थर्मोसाइफन की हानि क्या है? अब देखिए मैंने आपको दो विधि बताई, पहला है थर्मोसाइफन है, दूसरा क्या है पंप विधि है। तो इसकी हानि क्या है? तो पहला हानि क्या है कि सिर्फ छोटे वाहनों के लिए उपयोगी है या छोटे इंजन के लिए उपयोगी है। दूसरा क्या है, इसकी जो दक्षता है वो बहुत ही कम है। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, फिर तीसरा ऑप्शन दिया रहेगा दोनों। तो आपको किस पर टिक करना है? छोटे वाहनों के लिए ही उपयोगी है, और दूसरा क्या है, इसकी दक्षता कम है। मैंने आपको पहले ही बताया। पानी को किसका प्रयोग करके ठंडा किया जाता है वाटर कूलिंग सिस्टम में? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? रेडिएटर। ये रेडिएटर में पानी जाता है तभी तो ठंडा होता है। अगला क्या है, एंटीफ्रीज का क्या कार्य है? तो एंटीफ्रीज का कार्य है पानी को जमने से रोकना। ठीक है, पानी को जमने से रोकना। अगला क्या है, रेडिएटर बना होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेडिएटर किस पदार्थ का बना होता है? तो रेडिएटर तांबा या पीतल का बना होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो हमारा तांबा होता है या पीतल होता है, इनकी जो उष्मा चालकता गुणांक, ठीक है, समझ रहे हैं आप, जैसे हवा का बहुत कम होता है, पानी का अधिक होता है, इसी तरीके से हमारी धातुएं होती हैं जिनके अंदर भी उष्मा चालकता गुणांक होता है। तो तांबे के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, इसका उष्मा चालकता गुणांक और जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता है, इसमें बहुत अच्छा फ्लो होता है। इसी तरीके से इसमें उष्मा का जो प्रवाह है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो तांबे का बना होता है। जो अंदर की ट्यूब्स रहती हैं वो तांबे या पीतल की बनी रहती हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा क्या है, तुरंत वो जो है पानी को जो है ट्रांसमिट कर सकें। तो ये आपके लिए जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है, ये जरूर जो है पूछा जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है थर्मोस्टेट वाल्व फिट रहता है। तो आपको क्या लिखना है? वाटर आउटलेट में। कहाँ पे फिट रहता है थर्मोस्टेट वाल्व? वाटर आउटलेट में। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि आप फिगर ध्यान से देखेंगे। तो अब देखिए, जो वाटर जैकेट में यहाँ पे क्या पानी आ रहा था, तो कि यहाँ पे कहीं थर्मोस्टेट वाल्व फिट था? नहीं, वाटर जैकेट से जो पानी बाहर निकल रहा था वहाँ पे जो है थर्मोस्टेट वाल्व फिट था। तो ये आपसे प्रश्न पूछता है कि थर्मोस्टेट वाल्व कहाँ पे फिट रहता है? तो वाटर आउटलेट में, जहाँ से पानी, वाटर जैकेट से पानी जहाँ से निकलता है वहाँ पे फिट रहता है। यहाँ पे आपको पता है रेडिएटर साफ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रिवर्स फ्लशिंग का प्रयोग किया जाता है। रिवर्स फ्लशिंग। अब देखिए पानी है, तो पानी होगा तो वहाँ पे क्या होगा? जमाव होगा, स्केल जमेगी, सफ़ेद पपड़ियाँ जम जाएंगी। और जब ट्यूब्स पे क्या होती है, पपड़ी जम जाती है, जैसे आपके घर में गीजर होगा छोटा सा पानी गर्म करने वाला। देखिए सभी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, कुछ आपको अलग से रटना ही नहीं है भाई, सभी चीज़ें आप देख के समझ जाएंगे। गीजर होता है पानी गर्म करने वाला, छोटा सा, जो 150-200 रुपये का आता है, ठंडी आने वाली है। तो पानी गर्म करते करते क्या होता है, देखिए उसके ऊपर सफ़ेद पपड़ी पूरी जम जाती है। और जब वो पपड़ी जम जाती है तो क्या होता है कि जो हीट का ट्रांसमिशन है, यानी कि उष्मा का जो संचरण है वो स्लो हो जाता है। तो ठीक इसी तरीके से रेडिएटर में भी होता है। रेडिएटर में भी ट्यूब है और बाहर क्या है, चारों तरफ गर्म पानी है, गर्म पानी आता है तभी तो उसको ठंडा करता है। तो रेडिएटर की ट्यूब पर क्या होती है, स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है, पपड़ी जम जाती है, जिसके कारण जो है रेडिएटर पानी को सही से ठंडा नहीं कर पाता है। इसके लिए क्या होता है, रेडिएटर को साफ करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो रिवर्स फ्लशिंग का उपयोग जो है किया जाता है। 11वां जो है पॉइंट है, इस प्रश्न पूछता है कि बस में किस कूलिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? तो बस में जाहिर सी बात है हम लोग वाटर कूलिंग सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो किसका प्रयोग करेंगे? वाटर कूलिंग सिस्टम का ही जो है उपयोग जो है किया जाता है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। आइए कुछ और पॉइंट जो है देख लेते हैं, 2-4 पॉइंट 6 पॉइंट और देख लेते हैं। बाकी पॉइंट्स में आपको जो प्रश्न का PDF दूंगा उसमें आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट है कि पॉइंट नंबर 12, इसमें आपसे पूछा है रेडिएटर में पानी के प्रवाह की दिशा होती है। तो फिगर आपने देखा है, पानी कहाँ से आता है? ऊपर से नीचे आता है। अगला जो है, रेडिएटर पंखा हवा को कैसे व्यवहारित करता है? तो रेडिएटर पंखा हवा को कैसे व्यवहारित करता है? आगे से पीछे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पॉइंट देखिए, फिगर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिगर समझ लिया तो आपको कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसीलिए मैं अपने हर जो है लेक्चर में क्या करता हूँ, फिगर आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। तो आगे से पीछे की तरफ क्या करता है? व्यवहारित करता है। मैंने अभी आपको फिगर में बताया भी था। पॉइंट नंबर 14 है कि रेडिएटर फैन को चलाने के लिए किस तरह की बेल्ट का प्रयोग किया जाता है?
वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वी बेल्ट क्या होती है, कम दूरी पर अगर पावर ट्रांसमिशन करना होता है तो वहां पे जो है प्रयोग की जाती है। अगला क्या है, वाटर पंप को शक्ति प्रदान करते हैं तो किसके द्वारा, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा। ठीक है, जो क्रैंक शाफ्ट होती है उसकी सहायता से, उससे ही कुछ हम लोग पावर लेके क्या करते हैं, जो हमारा पंप रहता है वाटर पंप, जो पूरे वाटर को क्या करता है, पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करने का काम करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रैंक शाफ्ट की सहायता से जो है चलाते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास थोड़ा सा समय होगा, आसपास कहीं अगर आपने फंक्शन होता है तो आपने क्या देखा है, जनरेटर आता है हमारा, तो जनरेटर क्या है भैया, एक इंजन ही तो है। तो वहाँ पे देखिए जो टेक्नीशियन रहता है उस जनरेटर का, रेडिएटर लगा रहता है, कहता नहीं कि एक बाल्टी पानी भी हमको दे दो, तो एक बाल्टी पानी लेके जाते हैं तो क्या करता है, उस रेडिएटर में क्या कर देता है, पानी को भर देता है, और वही पानी क्या होता रहता है, चारों तरफ जो है सर्कुलेट होता रहता है। और वहाँ पे एक फैन भी लगा रहता है, जिसको हम लोग, मैंने आपको फिगर में बताया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएटर फैन। और रेडिएटर फैन वाइट कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा जनरेटर में लगा होता है, और रेडिएटर फैन घूमता रहता है और उस पानी को क्या करता रहता है, ठंडा करता रहता है। तो कार तो है नहीं हम लोग के पास की, जाके कार में देखेंगे कैसे लगा है, तो सिंपल आप जनरेटर, जो जनरेटर होता है शादी विवाह में जो उपयोग होता है फंक्शन के लिए, उस जनरेटर को जाके आप देख लीजिएगा, पूरा इंजन, पूरा जो है कूलिंग सिस्टम, सब चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी। तो आप आसानी से जो है उन चीज़ों को समझ सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, चीज़ें आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेंगी, आपको रटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब आप क्या करेंगे, आसपास की चीज़ों को देख के सीखना जो है समझ जाएंगे। पहले क्या होता था, हम लोग भी रटते थे, लेकिन जब धीरे धीरे इस लाइन में आए, इंजीनियरिंग फील्ड में आए, आसपास की चीज़ों को देखना समझना शुरू किया, तो उसके बाद सभी चीज़ें क्या हो गई, आसान हो गई। कुछ भी अब रटने की जो है आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब हम लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से यार प्रैक्टिकल जो मिलेगा, कहाँ से कोई चीज़ देखने को मिलेगी, तो वहीं से डायरेक्ट सीखेंगे। किताब उताब से बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आपका तो ऑपरेटर का जो है पोस्ट है, तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें जो यानी कि जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ गया होगा आपको। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको भी आगे मोटिवेशन मिलता रहे और आपको क्या मिलता रहे, वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम लोग सस्पेंशन या क्लच देखेंगे, दोनों में से कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सस्पेंशन या क्लच के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रश्नों के लिए मैंने आपको बता भी दिया कि बहुत ही जल्द मैंने टाइपिंग के लिए प्रश्न दे दिए हैं। तो एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इंजन, ध्यान से सुनिएगा, जो 500 प्रश्न रहेंगे वो इसी टॉपिक से रहेंगे, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन से। 250 से लगभग 300 प्रश्न जो है वो इंजन से रहेंगे, और बाकी जो 200 प्रश्न हैं वो ब्रेकिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम और क्लच से रहेंगे। और कोई फर्जी प्रश्न रहेंगे, सभी प्रश्न क्या रहेंगे, सिलेक्टेड रहेंगे, अच्छे प्रश्न रहेंगे, उनका एक अलग लेवल रहेगा। तो बहुत जल्द मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।